हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8 का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 3 का नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है? किसी को दादाजी के घर जाना अच्छा लगता है, किसी को नाना जी के घर जाना अच्छा लगता है, कोई और कहीं घूमने जाता है तो कोई कहीं और घूमने जाता है। तो बाजार में उपलब्ध चीज़ों के रूप हमेशा बदलते रहते हैं। इससे हमें फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो चूड़ियाँ सब लोग जानते हैं। चूड़ियाँ हर जगह औरतें पहनती हैं। कहीं पे काँच की चूड़ियाँ पहनते हैं, कहीं पे लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं। राजस्थान में खासकर लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, लेकिन बहुत अधिक जगह पे काँच की चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक युग में सारा काम मशीनों से किया जाता है। मशीनें कम समय में चीज़ों के अधिक विकल्प उपलब्ध कराती है। तो मशीनें बढ़ गई हैं तो व्यक्तियों की कीमत बहुत कम हो गई है। सारे काम मशीनों से किया जाने लग गया है, जिससे हाथ से बनी चीज़ों की आवश्यकता और उपयोगिता घटती जा रही है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि कैसे मशीन की बनी कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियों की जगह ले चुकी हैं। तो लाख की चूड़ियां हाथों से बनाई जाती हैं। पूरा उसको गर्म करके अपने हाथों को जला जला के चूड़ियों को बनाया जाता है। तो उसे बनाने वाला हुनरमंद कारीगर, यहाँ पे बदलू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता है, जो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। कामता नाथ द्वारा लिखित लाख की चूड़ियां बदलू मनिहार की कहानी है। बदलू बहुत सुंदर लाख की चूड़ियां बनाता था। लेखक अपने बचपन में जब भी अपने मामा के यहाँ गांव जाता था तो वह रोज बदलू को लाख की चूड़ियां बनाते देखता था। तो बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां भेंट में भी देता था, खाने के लिए भी देता था लेखक को। तो सारे गांव में बदलू के हुनर की पूछ थी, मतलब सारे गांव के जो भी लोग थे वो सब मानते थे कि बदलू में बहुत अच्छी कलाकारी है। तो शादी विवाह के अवसर पर तो वह बिना मुँह मांगे दाम लिए जोड़ा न देता था। मतलब कि बहुत अच्छे पैसे वो उस टाइम में कमाता था। मगर कुछ वर्ष बाद जब लेखक गांव आया तो उसने गांव की औरतों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखी। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे लोग बदल जाते हैं। तो पहले लाख की चूड़ियां पहनती थी वहां की औरतें, और अभी वही औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लग गई। तो वह बदलू के घर गया तो गरीबी को पसरा हुआ देखा। तो कांच की चूड़ियों की लोकप्रियता के कारण उसका काम बंद हो गया था। तो उसकी गाय भी बिक गई थी। लेखक ने यह सब देखा तो उसको बहुत ही दुख हुआ। तो यही सब कहानी में हमें बताया गया है कि किस प्रकार बदलू सुंदर सुंदर चूड़ियां बेचता था, बनाता था, और वही चूड़ियां अब बिकना बंद हो गई। तो पाठ हम शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। मुझे मतलब लेखक को, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो वह लाख की छोटी छोटी गोलियां बना के देता था जिससे लेखक जो थे वो खेलते थे। तो मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव यानी कि इच्छा थी उनको, कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे को मन मोह ले। यानी कि सभी बच्चों को अच्छी लगती हैं कलरफुल गोलियां। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो वैसे उसको मामा बोलना चाहिए था, लेकिन गांव के बच्चे हैं तो वो काका बोलते थे। तो गांव के बच्चों को देख देख के लेखक भी उनको काका कहने लग गए थे। तो बदलू का मकान वो कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, कुछ ऊंचाई के ऊपर बना हुआ था। तो मकान के सामने बड़ा सा सहन था, यानी कि बड़ा सा आंगन जैसा खुली हुई जगह थी, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। अगर ये आप सब जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये आप आंखें बंद करोगे और आप ये महसूस करो सामने जो मैं बोल रही हूँ, तो आपको ऐसा कैसा वो बदलू काम करते हुए दिखाई देता है। तो सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख का अर्थ यहाँ पे लिया गया है, धातु की एक सलाई टाइप होती है जिसके ऊपर लाख को लपेटा जाता है और गर्म करके उसको पतला किया जाता है।
पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती हैं। मुंगेरियां मतलब कि ठोकने पीटने के काम में जो लकड़ियां आती हैं ना, उसको बोलते हैं मुंगेरियां। तो पास में 4-6 अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार की बेलन नुमा यानी गोल गोल छड़ियां रखी रहती हैं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती हैं। तो लाख की चूड़ियों को का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। उसको एक बराबर गोल बनाया जाता था उसके ऊपर रखकर। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता, तो अलग अलग उसके ऊपर डिजाइन बनाता था वो। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी कि जो खाट होती है ना, चारपाई, उसका एक छोटा रूप होता है, उसी को बोलते हैं मचिया। तो जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। तो गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। तो उसको, लेखक को भी खेल सूझ गया, तो वो भी बदलू के पास बैठा रहता था, उसका भी टाइम पास होता था। और अलग अलग प्रकार की चूड़ियां बनाते हुए भी लेखक देख रहे थे। तो वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। तो ऐसे होता है ना कि कोई घर पे आता है मेहमान, तो उसके लिए भी बैठने के लिए कुछ लाते हैं, तो वैसे ही बदलू करता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। लाख की जो चूड़ियां बनाते हैं, वो उसी बेलन के ऊपर सभी आकार की चूड़ियां बनाते हैं। तो उसको सभी चूड़ियां जब बन चुकी होती हैं, तो वह उन चूड़ियों को निहारता रहता है, उनको देखता रहता। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी कि वह व्यक्ति जो चूड़ियां बनाता है, उसको बोलते हैं मनिहार। तो चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो पैतृक मतलब कि पुश्तैनी, यानी पिता भी उसके यही काम करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत अधिक थी। खपत यानी कि बहुत अधिक बिक्री होती थी उसकी बनाई हुई चूड़ियां, बहुत ही सुंदर लगती थी लोगों को। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई पहनती ही थी। तो आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी कि वह वस्तु विनिमय यानी कि वह एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीद लेता था, वो पैसे नहीं लेता था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। लोग उसको अनाज देते थे और वह उनको चूड़ियां देता था, तो उसका भी काम हो जाता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था, क्योंकि वही एक मौसम, एक टाइम होता था जिसमें वह कुछ पैसे कमा सकता हो। तो वह वहां पे जिद करता था कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। तो यहाँ पे विवाह के अवसर पर वह जितनी भी कमी होती थी, वो सारी कमियां उस टाइम में वह निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी कि वह मना ही नहीं, बिल्कुल ही। वह इतनी उसने जिद पकड़ ली कि मानने को तैयार नहीं हुआ। तो विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती। पगड़ी यानी कि फेटा जो होता है, साफा, सिर पर लपेट कर जो बांधते हैं ना, लंबा कपड़ा। तो और रुपए जो मिलते 100 अलग। तो उसको जब शादी ब्याह में वो चूड़ियों का जोड़ा देता था, तो उसके बदले में उसको बहुत सारी चीजें मिलती थी, जो यहाँ पे हमें बताई गई है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। वह कांच की चूड़ियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, तो वह अंदर ही अंदर कुट जाता। मतलब कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाता था, दुखी हो जाता था। और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता था कि भाई कांच की चूड़ियां पहन रही हो, क्या तुम्हें लाख की चूड़ियां नहीं मिलती। तो ये सब उनको सुना देता था वो औरतों को। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में।
तो मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। अब वो ठेठ देहाती गांव का व्यक्ति था, तो उसको शहर का जीवन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो वह बोला कि शहर की बात अलग होती है, शहरों में औरतें जो होती हैं वो अपने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के सड़कों पर घूमती हैं, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, यानी कि बहुत ही कोमल होती हैं उनकी कलाइयाँ, क्योंकि वो काम तो कुछ करती नहीं है शहर की औरतें। ये बदलू का मानना था। तो लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए, क्योंकि लाख की चूड़ियों में थोड़ा वेट होता है और कांच की चूड़ियां हल्की होती हैं। तो कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी कि उसका आदर सत्कार बहुत ही अच्छी तरीके से करता था कभी कभी। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा जाता था। तो बदलू को और लेखक को वहां पे दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ही अच्छी लगती थी। तो परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। तो लेखक क्यों जाता था? क्योंकि उसको रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी। और बदलू उसका आदर सत्कार क्यों करता था? क्योंकि उससे उसको बहुत सारी बातें पता चलती थी, वह उसके साथ में बहुत सारी बातें करता था, तो उनको अच्छा लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। तो बहुधा यानी कि बहुत बार, अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में वह अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी ट्रांसफर हो गया लेखक के पिता का। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रह गई थी। यानी कि लेखक अभी बहुत बड़ा हो गया था, तो उसको लाख की गोलियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जब उस टाइम में वो बच्चे थे। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। वो गांव गया मामा के, लेकिन फिर भी बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि वो बचपन की बातें थी, वो भूल गया था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही, यानी कि किसी किसी के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। एक दिन सहसा यानी अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। जब लेखक मामा के घर गए हुए थे, तो वही की कहानी यहाँ पे वो बता रहे हैं। और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा यानी अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः इसलिए शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो वही चबूतरा, वही खाट। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, क्योंकि लेखक उस समय बच्चा था और अभी वो बड़ा हो गया था, तो बदलू कैसे पहचानेगा उसको। तो मैं हूं जनार्दन काका। तो उसने अपना परिचय दिया लेखक ने। तो आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। तो उसको याद दिलाया। तो बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और फिर वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो बदलू को भी याद आ गया कि वही बचपन का लला है ये। तो उसने कहा कि बैठो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने बैठते हुए उत्तर दिया। तो उसने कहा कि बहुत दिनों बाद में आए हो। तो उसने कहा कि हाँ, यहाँ पे आना ही नहीं हुआ, दूसरे शहर में बदली हो गई। ये सारी कहानी उसने बताई। तो कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, तो इधर उधर नजरें दौड़ाई उसने। तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। तो न तो उसकी मचिया वहां पे थी और ना ही उसकी भट्टी वहां पे दिखाई दे रही थी।
आजकल काम नहीं करते काका? तो मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। यानी कि लाख की चूड़ियों का प्रचलन कम हो गया। गांव की जो औरतें हैं वो सारी कांच की चूड़ियां पहनने लग गई। तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लला, यानी कि मशीनों का युग है। तो आजकल यह सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो ये सारी बातें कौन बोल रहा था? बदलू, जिसको कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसकी मामा की बेटी के ऐसे ही हुआ था। तो नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो मुझे लगा उसे दमा है, यानी अस्थमा। तो अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। यानी कि इतने सालों बाद में लेखक आया, तो लेखक बड़ा हुआ तो वहां पे बदलू भी बड़ा हुआ। तो उसकी अवस्था जो है वो पूरी ढल चुकी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। यानी कि जब बदलू ने उसको देखा तो उसको लगा कि यह कुछ तो सोच रहा है मेरे बारे में ही। तो वह बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यानी कि वह उसने कहा, उसने भाप लिया, यानी कि उसने समझ लिया। तो उसने कहा कि मुझे फसली खांसी है, यानी फसल काटने के दिनों में जो भूसा उड़ता है ना, पूरा चारों तरफ ऐसे पोल्यूशन टाइप होता है, तो उसकी ही खांसी उसको आ रही थी। तो यही कोई महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। यानी कि जो लेखक था उसको समझ में आ गया कि वो अपना कुछ तो दर्द छिपा रहा है हृदय में, दिल में। तो मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो यहाँ पे बदलू को याद आया कि लला को तो वो आम देता था। तो उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई कि तुम लला के लिए आम ले आओ, और उसने कहा कि मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें आम नहीं खिलाया। तो उसने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। तो लेखक को जैसे जैसे सारी बातें याद आ रही थी, वैसे वैसे वो बदलू को बोलते जा रहा था, क्योंकि वो उसको मलाई भी खिलाता था उस टाइम। तो गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तो इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। तो उसकी बेटी आ गई इतने में ही आम लेकर। तो यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। तो वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम, यानी 4 गुना आम मैं एक ही वक्त, यानी एक ही टाइम में खा जाता था। तो आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं, वो उनकी डाइट जो है बहुत अच्छी रहती है, उनका शरीर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं। लेकिन शहर के लोगों का ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो उसने आम को बताया कि ऐसे ऐसे आम उनको छांट के दे दो, और ये पेड़ दिखाया कि इसी पेड़ के ऊपर वो आम लगे हैं, यह पेड़ अभी तैयार हुआ है। तो रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, यानी कि अपने हाथों में लेकर, मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। यानी कि उसके हाथों पर ही उसकी नजरें रुक गई। तो गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। यानी कि उसकी बेटी की गोरी गोरी कलाइयों पर उसकी जो लाख की बनी हुई चूड़ियां थी, वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, बहुत ही जच रही थी।
तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि बदलू का जो व्यवहार था, बदलू का जो मन था, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। वह आज भी लाख की चूड़ियों को ही पसंद करता है, क्योंकि उसकी बेटी ने लाख की चूड़ी पहन रखी थी, जबकि जमींदार उसको 10 आने पैसे दे रहा था वो लाख की चूड़ियों के लिए, फिर भी उसने वो चूड़ियां उसको नहीं दी थी और उसको अपनी बेटी के हाथों में उसने पहनाई थी। यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की तरफ। तो श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं भट्टी, चौखट, मुंगेरिया, मचिया, मनिहार, पैतृक, नाजुक, मरहम, पट्टी, स्मृति पटल, चारपाई, व्यथा, अवस्था, शंका, भाप, अंजुलि, व्यक्तित्व। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, लेखक बदलू को काका क्यों कहता था? तो गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे काका ही कहता था। दूसरा प्रश्न है, बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था? तो बदलू अपने घर के आंगन में बने नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर काम किया करता था। पास ही में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख को चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। ग है, बदलू का चूड़ियां बेचने का क्या तरीका था? तो बदलू का चूड़ियां बेचने का वस्तु विनिमय का तरीका था। वह चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था, लोग उससे अनाज के बदले चूड़ियां ले जाते थे। घ, बदलू का काम बंद क्यों हो गया था? तो बदलू का काम इसलिए बंद हो गया था क्योंकि गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया था। सब काम मशीनों से होने लगे थे। मशीनों से तैयार कांच की चूड़ियों की सुंदरता के आगे हाथ से बनी लाख चूड़ियां फीकी पड़ गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, लेखक को बचपन में क्या चाव था? तो लेखक को बचपन में अपने मामा के गांव जाने का बहुत चाव था, क्योंकि वह वहां से लौटते समय अपने साथ ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां लेकर आता था। ख, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, इसका क्या कारण होगा? तो बदलू का कांच की चूड़ियों से चिढ़ का कारण यह रहा होगा कि कांच की चूड़ियां देखने में लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। उसे लगता होगा कि अगर लोग कांच की चूड़ियां खरीदने लगेंगे तो फिर लाख की चूड़ियों का धंधा ठप हो जाएगा। ग है, बदलू बचपन में लेखक की खातिर कैसे किया करता था? तो बदलू लेखक की बहुत खातिर करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था और आम की फसल के दिनों में रोज उसे 2-4 आम खिलाता। साथ ही साथ उसके लिए रंग बिरंगी लाख की गोलियां भी बनाता था। घ है, पाठ के आधार पर बदलू के स्वभाव के बारे में लिखी। तो बदलू स्वभाव से सीधा था, वह कभी किसी से झगड़ता नहीं था, वह पुरानी सोच का व्यक्ति था। आज भी वस्तु विनिमय के तरीके से चूड़ियां बेचता था। अपने काम में कुशल होने के कारण बदलू थोड़ा जिद्दी भी था। शादी विवाह के अवसर पर यदि वह नाराज हो जाए तो फिर उसे मनाना आसान नहीं होता था। तब वह मन माफिक दाम पर ही चूड़ियां देता था। बदलू अपने उसूलों का पक्का था। मशीनीकरण के युग में भी उसने मन माफिक दाम न मिलने पर अपना बनाया चूड़ियों का आखिरी जोड़ा जमींदार को नहीं बेचा था। ड़ है, बदलू ने अपना बनाया आखिरी जोड़ा क्यों नहीं बेचा? तो बदलू शादी विवाह के अवसरों पर मन माफिक कीमत मिलने पर ही चूड़ियों का जोड़ा बेचता था। तो जमींदार साहब ने उसके बनाए जोड़े की कीमत 10 आने लगाई, तो बदलू को मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने चूड़ियों का आखिरी जोड़ा नहीं बेचा। आगे है आशय स्पष्ट कीजिए।
तो जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो कांच की चूड़ियां मशीनों से बनी होती हैं और नाजुक भी होती है, इसलिए झिलमिल करती हुई अधिक सुंदर लगती है। ऐसी सुंदरता लाख की चूड़ियों में दिखाई नहीं देती। दूसरा है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। तो मशीनों द्वारा काम जल्दी होता है और अधिक सफाई से भी होता है। इसमें श्रम कम लगता है और तैयार वस्तुओं की कीमत कम होती है। इसलिए लाखों हुनरमंद लाख हाथ के कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। आगे है, इन पंक्तियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे नीचे एक गद्यांश दिया गया है और उसके नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है, बदलू कौन था। तो बदलू मनिहार था। वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय वस्तुओं के आदान प्रदान का एक तरीका है। तीसरा है, शादी विवाह के अवसर पर बदलू के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते थे। तो शादी विवाह के अवसर पर बदलू के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि इन अवसरों पर वह अपनी चूड़ियों का मनचाहा दाम पाता था। आगे है, सोच कर लिखिएगा प्रश्न। तो यह आप अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछा है, क्या वास्तव में मशीनी युग ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है, स्पष्ट करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक हद तक यह सही है कि मशीनों के कारण वे लोग बेरोजगार हो गए हैं जो हाथ के कारीगर थे। मशीनों को चलाने में श्रम कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है, इसलिए मशीनों की बनी चीजों के बाजार में भरमार है। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ छोटे छोटे उत्पादक तथा हस्तकलाओं के ज्ञाता लोगों ने मशीनों की जानकारी और उपयोग से अपनी कार्यकुशलता और उत्पादन बढ़ाया है। इससे वे न केवल स्वयं का रोजगार बनाए रखने में बल्कि दूसरों को रोजगार देने में भी सक्षम हुए हैं। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो व्याकरण का पहला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। तो सुंदर, कुरूप, पुराना, नया, अतीत, वर्तमान, शांति, अशांति, शहरी, ग्रामीण, अधिक, कम। प्रश्न संख्या 2 है, पाठ से 5 पुल्लिंग और 5 स्त्रीलिंग शब्द छांटकर हमें लिखने हैं। तो पुल्लिंग है नीम, आम, पेशा, कांच, अनाज। और स्त्रीलिंग शब्द है मचिया, चूड़ियां, भट्टी, गोलियां, वस्तु। प्रश्न संख्या 3 है, तो वर्णों की शिरो रेखा के ऊपर आने वाले बिंदु अनुस्वार होते हैं, जैसे शांत, चंडी या बंद। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और नीचे दिए गए शब्दों में आए अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलते हुए शब्दों को पुनः लिखना है, दोबारा लिखना है। तो विशेषांक, तो यहाँ पे यही शब्द दोबारा लिखा गया है और यहाँ पे अनुस्वार लगा के वो शब्द दिया गया है, क्योंकि पंचम वर्ण यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। तो स्वर रहित पंचम अक्षर अपने वर्ग के किसी व्यंजन से पूर्व आने पर अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो पंचमा पंचम अक्षर के स्वर विहीन रूप या अर्धाक्षर रूप होते हैं। तो यहाँ पे शब्द बदल के लिख दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कारक और विभक्ति चिन्ह। तो जैसे अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, अलग अलग कारकों के भेद होते हैं। तो कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह लिखने हैं यहाँ पे। अपादान कारक और करण कारक में अंतर को समझाते हुए दो दो वाक्य लिखने हैं। तो कारक का भेद जैसे कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह हो गया ने। तो वैसे ही हमें यहाँ पे पहले तो कारक के भेद लिखने हैं और उनके विभक्ति चिन्ह लिखने हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के डरने, तुलना, सीखने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री ना ने नी। तो अधिकरण में पर, संबोधन अरे हे ओ। तो यहाँ पे अपादान कारक है, अपादान कारक से हमें लिखना है। तो आधे घंटे में ही माँ स्टेशन से घर आ गई। तो यहाँ पे अलग होना भाव लिखना है हमें, अलग होने का। डाल से सभी पत्ते गिर गए, पेड़ से सभी पत्ते गिर गए। अभी अब आगे बढ़ते हैं, करण कारक। करण कारक का भी से ही विभक्ति चिन्ह होता है जिसके द्वारा होता है इसमें, और अपादान का अलग होना होता है।
तो माँ कल रात ट्रेन से आई, मैं आज रात बस से जा रही हूँ, यह सख्त आम तेज चाकू से काटो। तो प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पे बदलू के लिए 5 गुणवाचक विशेषण शब्द हमें लिखने हैं। सीधा, जिद्दी, वृद्ध, ग्रामीण, स्वाभिमानी, जिसमें गुण दिखाई देते हों उसके। प्रश्न संख्या 6 है। वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तो इस वाक्य में चढ़ाकर पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कर 5 वाक्य हमें बनाने हैं यहाँ पे। तो राधा अभी सोकर ही उठी है, वह ताली बजा बजा कर नाचने लगा, रजिया अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर बोली, दादाजी अखबार पढ़कर टहलने गए, माँ खाना बनाकर बाजार गई। प्रश्न संख्या 7 में निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे काल दिया गया है, तो काल के अनुसार इन वाक्यों में बदलना है। तो पहला है बदलू उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता है, उसको भूतकाल में बदलना है। तो बदलू उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। दूसरा है उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां खूब फबेंगी, वर्तमान काल में बदलना है इसको, उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां खूब फबती हैं। तीसरा है बदलू मेरी खूब खातिर करता था, इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो बदलू मेरी खूब खातिर करता है। चौथा है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, भविष्य काल में बदलना है। तो मशीनी युग कितनों के हाथ काट देगा। पांचवा है गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, भूतकाल में बदलना है। तो गांव गांव में कांच का प्रचार था। तो यहाँ पे हमारा पाठ और उसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।